Hey friends, welcome to our channel. डेयरी के लिए मैफी. So let's start the story बिना डेयरी किए. नारियल कांड अनलिमिटेड श्राप राक्षसी कियारा. अब आगे अंडस को. वही पंडित जी की बात सुनकर सभी का ध्यान, खासकर राजेंद्र, राधिका और कियारा का ध्यान सीधे ना चाहते हुए भी अनामिका की तरफ गया. क्योंकि कोई कितना भी मना करे या न माने, लेकिन सच यही है जो इस जन्म में तो कोई नहीं बदल सकता कि अनामिका इस घर की इकलौती बेटी है और रहेगी. तो कायदे से ये सब उसे ही करना चाहिए. वही अनामिका को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसने कुछ सुना. वो आराम से अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी. लेकिन कियारा तो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, जो उसने अपने चेहरे पर शो नहीं होने दिया. अभी विशंभर दादाजी अनामिका को आवाज देते कि तभी राघव ने कियारा को देखते हुए कहा, प्रिंसेस तुमने सुना नहीं पंडित जी ने क्या कहा? अंडस को वो तुम्हें बुला रहे हैं. इस घर की बेटी को जाओ. ये कहने का बाद राघव ने टेढ़ी नजरों से अनामिका को देखा, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह न्यूट्रल एक्सप्रेशन थे, जैसे उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा हो. कियारा के मन में तो जैसे खुशी के लड्डू फूटने लगे, लेकिन उसने एक्सप्रेशन ऐसे बनाए जैसे वो थोड़ी दुखी हो. लेकिन भाई वो तो दी अंडस को. बस अब कोई सवाल जवाब नहीं. तुम मेरी बहन हो, इस घर की बेटी. आगे जाओ और विधि पूरी करो. जी भाई. कियारा ने थोड़ा हिचकिचाने का नाटक किया, फिर धीरे से उठी और सीधे अनामिका की तरफ उसे चिढ़ाने वाले नजरों से देखा. किसी ने इस चीज का विरोध नहीं किया, लेकिन जैसा उसने सोचा वैसे उसका कोई रिएक्शन नहीं आया था, जिससे कियारा चिढ़ गई और पैर पटकते हुए सीधे पंडित जी के पास गई. उसे इन पूजा पाठ जैसी चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. वो तो बस सबके सामने उसकी इमेज अच्छी हो इसलिए बैठ गई. वही विशंभर जी को बहुत गुस्सा आया. ये उसकी पोती का हक है और उनके कम अकल परिवार वाले, जिनकी अकल उनके घुटनों से भी नीचे चली गई है, वो अपनी औलाद को अपना नहीं मानते. उन्होंने एक नजर अनामिका की तरफ देखा. वही अनामिका भी उन्हें ही देख रही थी, और देखते ही देखते उसने बस अपनी पलकें झपका दी. तो विशंभर जी ने बस लाचारी से अपना सर हिला दिया और शांत हो गए. वही आनंद जी और अंगिका जी को भी राघव का ये कहना बिल्कुल पसंद नहीं आया. कियारा बड़े घमंड से आगे आई, पर ध्यान बराबर अनामिका पर बना हुआ था. वो बस ये दिखना चाहती थी कि जहां अनामिका को रहना चाहिए वहां वो है, और उसका सब कुछ उसका है. तभी पंडित जी ने उसे नारियल फोड़ने को कहा, तो कियारा ने आराम से वहां रखा नारियल उठाया और जैसे ही फोड़ा वैसे ही सभी बिल्कुल स्तब्ध रह गए और आंखें फाड़ कर सामने देखने लगे. मोहिनी और शालिनी ने एकदम से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उनकी आंखें एकदम से चौड़ी हो गई. रितिका ने घबराहट और आश्चर्य के मिले जले भाव से चिल्लाया, ये क्या है? काला नारियल. हाँ, जैसे ही कियारा ने वो नारियल फोड़ा था, वो अंदर से बिल्कुल काला और सड़ा हुआ था. अपसगुण, घोर अपसगुण. अंडस को पंडित जी एकदम से गुस्से से बोले, ये तो अनर्थ है. उन्होंने राधिका जी की तरफ देखते हुए थोड़े ऊंचे आवाज में कहा, क्या आपको ज्ञात नहीं कि किसी भी पूजा अनुष्ठान में ऐसे सड़े हुए फल को रखना भी अपसगुण है, और नारियल जो कलश पर रखा जाता है उसका ऐसा सड़ा हुआ और काला निकलना घोर अशांति और अपसगुण की निशानी है. पंडित जी पता नहीं ये कैसे. अंडस को, माफ करिए पंडित जी, प्लीज इसका कुछ तो उपाय होगा. पता नहीं ये कैसे हो गया. राधिका जी एकदम से घबराते हुए बोली, उसने तो ये जिम्मेदारी कियारा को दी थी कि अच्छे फल चुनकर रखे. उन्होंने तुरंत थोड़े सख्त आवाज में कहा, कियारा नारियल तो तुम लाई थी ना, क्या तुमने चेक नहीं किया था? वही कियारा एकदम से घबरा गई. उसका गला जैसे सूख गया, उसका दिमाग ब्लैंक हो गया. अपसगुण सुनकर और फिर राधिका जी के सवाल सुनकर उसने घबराते हुए रोते हुए कहा, मॉम मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. ये क्या हो गया मुझसे? अपसगुण. अंडस को वो जोर जोर से रोने लगी. पंडित जी उठे, एक नजर कियारा को देखा, जैसे नजर से ही उसकी बातों को परख रहे हो, और फिर थोड़े रखे स्वर में कियारा से कहा, लड़की झूठ मत बोलो, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है. अगर तुम सच्चे मन से इस पूजा में भाग लेती तो ऐसा अनर्थ कभी नहीं होता. फिर उन्होंने गुस्सा होकर राधिका जी से कहा, मैं देख सकता हूं इस लड़की के रहते इस घर में शांति निवास नहीं करेगी, क्योंकि इसका मन मलिन है, और जब मन मलिन हो तो अच्छे कार्य भी बिगड़ जाते हैं. वही शालिनी जी जो इन सब बातों को मानती है, उन्हें अब पूरी घबराहट होने लगी. कहीं रक्तांश और कियारा के बारे में सोचना उन्हें मुसीबत में न डाल दे. वो एकदम से अपने बेटे के भविष्य को सोचकर डर गई. तभी रागिनी जी घबराते हुए पंडित जी के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, शांत हो जाए पंडित जी, इस घटिया लड़की की सजा को हम सबको न दे. ये इस घर की बेटी नहीं है, बस एक बदनुमा दाग है.
जिसे मेरे बेवकूफ बेटे बहू ने अपने सर बैठा रखा है। वही अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर कियारा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो रोते हुए बोली, दादी माना मैं डैड मॉम की असली बेटी नहीं, लेकिन वो तो मुझे बेटी मानते हैं न, और अगर नारियल खराब निकला तो मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती। राजेंद्र जी ने गुस्से से कहा, चुप रहो तुम। वही कियारा उनकी बात सुन एकदम से चुप हो गई। तभी पंडित जी ने रागिनी जी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने पहले ही साफ कहा था कि सिर्फ इस घर की बेटी को पूजा में बैठने अंदस को। कुछ तो उपाय होगा ना पंडित जी। कमीनी एकदम से आगे बढ़ी कि जिससे वो बोलते कि तभी अंडस को, कियारा को उनकी ये बात इस घर की बेटी बार बार सुनकर इतना गुस्सा आया कि वो एकदम से पंडित जी की तरफ मुड़ी खुद को एक्सप्ले करने के लिए कि अंडस को। तभी नीचे एक्नेक से उसका पैर नीचे बीचे कालीन पर उलझ गया और वो सीधे पंडित जी तरफ गिरी, जिससे पंडित जी घबरा गए और खुद को संभाल नहीं पाए और धराम अंडस को, हे प्रभु, अंडस को के साथ सीधे नीचे जहां पूजा का सामान था वही पीठ के बल गिर गए और इसी के साथ उनकी चीख निकल गई और साथ में कियारा की भी। वो सीधे हवन कुंड में पास गिरी, जिसे वो जलता हुआ लाकड़ी पूरे फर्श पर बिखर गया। सब कुछ ही पल में स्वाहा हो गया। सभी लोग चीखते हुए कियारा और पंडित जी के तरफ भागे। रक्तांश भी वहां आ गया था। उसने और स्वारांश ने और सिया ने मिलकर पंडित जी को उठाया। वही राधिका, राघव, रीतिका, राजेंद्र बाकी सब कियारा की तरफ भागे। वही किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वही कुछ दूरी पर अनामिका पिलर के पास खड़ी बिना किसी भाव के साथ सामने देख रही थी। उसके होठ हल्के हिले और कुछ शब्द बेहद धीमे से कहा, स्वाहा अंडस को हो गया ग्रह शांति, अंडस को अमना, अंडस को ग्रह अशांति। कहकर उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। वही सामने पंडित जी एकदम से गुस्से से तमतमाते हुए उठे और कियारा की तरफ देखते हुआ गुस्से से कहा, ये लड़की आपके घर में लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी लेकर आई है। ये बेहद कपटी और अपशगुनी लड़की है जो तुम्हारे घर में विनाश का कारण बनेगी। ये पापी है, ये एक राक्षसी प्रवृत्ति की लड़की है। मैं आप सब ये यही कहूंगा, जिसके भी घर ये लड़की जाएगी वो घोर दुख भोगेगा, उसका विनाश हो जाएगा अंडस को। वही पंडित जी की एक एक बात सुनकर सभी सुन्न रह गए। वही कियारा का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। एक साथ इतना श्राप, अपशगुनी, राक्षसी, अलक्ष्मी, पापी, अंडस को, बस यही शब्द उसके दिमाग में घूमने लगे। उसका चेहरा पीला, काला, फिर सफेद पड़ गया। उसके दिमाग के चारों तरफ तारे नाचने लगे और वो वही बेहोश हो गई। सच है जो क्यूआर अंडस को, अनामिका का पलटवार अंडस को। अब आगे अंडस को, राठौर पैलेस। पंडित जी की बात सुन सभी को सदमा लग गया था। तभी पंडित जी ने अपना सामान उठाया और अपने साथी के साथ वहां से जाने लगे। सभी ने उन्हें रोकने की कोशिश की पर उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। लेकिन जाते जाते उनकी नजर पिले के पास खड़ी अनामिका पर गई। वो कुछ पल गौर से उसे देखते रहे, फिर एकदम से पलटकर राजेंद्र जी और राधिका के तरफ देखते हुए थोड़े रहस्यमयी और गहरी आवाज में बोले, मोह बहुत ही बलवान होता है, वो आपके दिमाग को नियंत्रण करता है। अब भी कुछ समय है, मोह का त्याग कर सत्य को देखो, वरना विनाश संभव है। उनकी बातों में एक चेतावनी और गहरा अर्थ छुपा हुआ था। इतना कहकर उन्होंने एक गहरी नजर से कियारा को देखा जो फिलहाल नीचे पड़ी बेहोश थी। फिर बिना कुछ बोले सीधे बाहर की तरफ चले गए। वहीं पीछे राजेंद्र और राधिका दोनों सोच में पड़ गए कि ये पंडित जी क्या कह कर गए अंडस को। अंडस को कौन सा मोह, कौन सा सत्य, अंडस को। लेकिन दादाजी और दादी जी अच्छे से समझ गए थे कि वो कितनी बड़ी बात उनके बेटे और बहू को कहकर गए थे। लेकिन इन कमकलों को अकल कहाँ है जो ये कुछ समझे अंडस को। वही अब तब राघव ने कियारा को उठाकर सोफे पर लिटा दिया और ऋतिका ने उसके चेहरे पर कुछ पानी के छींटे मारे, जिससे वो धीरे धीरे वो होश में आने लगी। तब जाकर सबने चैन किए सांस ली और सभी अब उसको घेर कर खड़े थे। वही शालिनी जी वहां खड़ी तो थी, पर उसका दिमाग अब भी पंडित जी के बातों में अटका था। उसने एक बार अजीब नजरों से कियारा को देखा, फिर रक्तंश को। बहुत कुछ चल रहा था उनके दिमाग में। खैर अंडस को, कियारा जैसे ही होश में आए, उसके दिमाग में कुछ समय पहले की सारी घटना याद आ गई। वो तुरंत अपने भाई के गले लगकर जोर जोर से रोते हुए बरबराने लगी, भाई मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं कैसे वो नारियल ऐसा निकल गया और मेरे कारण पूजा भी अधूरी रह गई। भाई उन्होंने मुझे अपसागुनी कहा और पता नहीं क्या क्या, ये सब मेरे कारण हुआ भाई, मॉम डैड, अंडस को कहकर वो सिसकने लगी। लेकिन अचानक से उसकी नजर सामने बैठी अनामिका पर गया, जो उसे ही टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ देख रही थी, जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो। बिना कुछ कहे अंडस को
कुछ पल कियारा ने गौर से उसका चेहरा देखा, तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गई। इसका मतलब कहीं इसने तो नहीं अंडरस्को, ये सोचकर ही उसकी आंखें एकदम से फैल गए। मतलब इसने अंडरस्को, ये सोचकर ही कियारा का पूरा चेहरा तमतमा गया। वही जैसे जैसे कियारा के चेहरे के भाव बदल रहे थे, वैसे वैसे अनामिका की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने एकदम से उसे देखते हुए अपनी आई विंक की। कियारा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, गुस्से से उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और वो और जोर से रोने लगी, जैसे कोई छोटी बच्ची हो। अभी कोई कुछ कहता कि तभी अंडरस्को सभी को अनामिका की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा तो अनामिका आराम से सामने के सोफे पर बैठे हुए उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे वो लोग कोई जोकर हो जिसका शो चल रहा है, वो भी इतना खराब कि लोग टमाटर फेंक कर मारे। उनसे कियारा को देखते हुए एक सार्कास्टिक अंदाज में उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ओले अंडरस्को ले बेचारी अंडरस्को, और कितना बार लाओगी अपने मगरमच्छ वाले असुओं से, प्यारी कचरा पापी बदसूरत बहन अंडरस्को। लास्ट के शब्दों पर उसने जोर देते हुए कहा, जैसे शब्दों से ही उसका चेहरे पर तमाचा जल रही हो। अनामिका ने वैसे ही कहा, पंडित जी की बातें बड़ी बुरी लगी तुम्हें लगता है अंडरस्को? वैसे बुरा लगने वाली बात भी है अंडरस्को, आखिर किसी ने तुम्हें तुम्हारे कचरे होने का एहसास जो करा दिया। आखिर क्या ही गलत बोला, उन्होंने तो एक तरह से तुम्हारी तारीफ ही की है, वरना कचरों की तारीफ कौन ही करता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। है ना? अनामिका की ताने राघव को बिल्कुल पसंद नहीं आया। राघव ने दांत पिसते हुए कहा, तुम अंडरस्को चुप नहीं रह सकती कुछ देर? तुम्हें दिख रहा है ना उसकी क्या हालत है? इतना सब हो गया और तुम्हें सब मजाक लग रहा है। मारी नहीं है अभी, जिंदा ही है। इतना भौंक क्यों रहे हो? अनामिका ने बिना किसी भाव के कहा। राघव की तरफ कड़ी निगाहों से देखते हुए कहा, अनामिका अंडरस्को। इस बार राजेंद्र जी गुस्से से गरजे। उन्हें उसकी ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कियारा उनकी सबसे प्यारी बेटी थी। उन्होंने उसे पाला था, वो उसे बहुत प्यार करते थे। उसके बारे में वो ऐसी बातें नहीं सुन सकते थे। पहले उन्होंने अनामिका को नहीं रोका, शायद वो शर्मिंदा थे, लेकिन अब ऐसे शब्द और ऐसा बर्ताव उनकी बर्दाश्त के बाहर हो गया था। वही उनके इस तरफ चिल्लाने से अनामिका की आंखें एकदम से सर्द और गहरी हो गई। आवाज नीचे मिस्टर राठौर अंडरस्को, अपनी आवाज को काबू में रखिए। लगता है पिछले घंटना से आपको कोई सीख नहीं मिली है। उसकी इस बात पर राधिका, कामिनी, कियारा, सोनाली सभी सिहर उठे। वही महेश्वरी परिवार तो कुछ जानते ही नहीं थे, लेकिन अनामिका का ऐसा ऑरा उन्हें भी चौंका रहा था। वही राजेंद्र जी ने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा, अच्छा क्या कर लोगी तुम? हाँ मैं भी देखूं जरा अंडरस्को। मैं बाप हूं तुम्हारा और ये सच नहीं बदलने वाला। मैं कब से तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा हूं। तुम सबकी इंसल्ट किए जा रही तो घर पर मेहमान आए हैं, लेकिन तुम्हें हमारी इज्जत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कियारा के ऐसे हालात हो गई, पूजा में इतना बड़ा अफसुन हो गया, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सच में मन अंडरस्को। बस बहुत हुआ, अनामिका ने गुस्से से गरजी। और कौन सा बाप? हाँ अंडरस्को, किस बाप की बात कर रहे हैं आप? मेरा बाप तो उसी दिन मर गया था, जब उसने मेरे जगह एक घटिया कचरे की गुड़िया को सड़क से उठाया था। आपकी बीवी की हालत खराब थी, क्योंकि उसने अपने आंखों के सामने अपनी बेटी को मरते हुए देखा, वो सदमे में थी। उसके बाद मेरे महान नाम के बाप ने एक महान पुण्य का काम किया। उसने एक सड़क से एक कचरे को उठाकर मन बहलाने के लिए अपनी बीवी को लाकर थमा दिया। और मेरे महान घटिया बाप और महान ममता की मूर्ति ये औरत, उसने राधिका की तरफ इशारा किया, इस औरत ने कुछ दिनों में ही अपनी मरी हुए बेटी को भुला दिया। स्ट्रेंज, कोई माँ इतनी जल्दी अपने बच्चे को भूल भी गई और नया बच्चा अपना भी लिया। जैसे मैं कभी थी ही नहीं इनकी लाइफ में। क्या मैं एक खिलौना थी तुम दोनों घटिया लोगों के लिए? तब कहा था आपके बाप का फर्ज, जब आपकी वही मरी हुई बेटी लौट कर आई थी। तब कहा गई इस ममता की मूर्ति की ममता आखिर मेरे लिए ही तो ये सदमे में गई थी ना। तो जब मैं लौट कर आई तो क्या इनके ममता और आपका प्यार सब मर गया था? याद है ना अंडरस्को? या याद दिलाऊं? मुझे नौकर की तरफ घर में रखा गया, क्या तब तुम्हें अपने बाप का फर्ज याद नहीं आया? मुझे जलती धूप में खड़ा किया गया, मारा पिता गया, तब इस औरत का दिल नहीं कांपा? अपनी कोख से जन्मी औलाद के साथ कौन माँ बाप ऐसा करता है? तब कहा था मेरा यही बाप, जब मैं 2-3 दिन तक भूखी बंद रहती थी। तब आपका अंदर का नकारा बाप कहाँ मर गया था? जब मुझे मेरी माँ बाप की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मेरे कॉल्ड माँ बाप नहीं थे मेरे पास, कभी नहीं। तब मुझे कुछ बोलने के पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए मिस्टर राठौर कि मनहूस कौन है, और जानते हैं जवाब क्या मिलेगा? यहाँ की मिस्टर राजेंद्र राठौर एक मनहूस है, उसकी बीवी मनहूस है। मिस्टर राठौर बाप के नाम पर कलंक है। आप अंडरस्को
अगर इतना ही बाप बनने का शौक था मेरा, तो आज तक कहाँ मर गए थे आप? कौन सा ऐसे माँ बाप होता है जिसे कभी ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि उनका बच्चा 6 साल से कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा है या फिर मर गई? अंडरस्को। और आज अचानक से आपको अपने बाप होने की याद आ गई। वाह, सच अ जोक यू आर अंडरस्को। मेरी एक बात को ध्यान से कान खोल कर सुनिए। मेरा बाप बहुत पहले मर गया, खबरदार जो अपने खुद को मेरा बाप बोला तो। लास्ट वर्ड उसने गरजते हुए कहा और गुस्से से सामने पड़े टेबल पर लात मारी, जिससे वो कांच से तराशा हुआ टेबल पल भर में चकनाचूर हो गया। वो आवाज इतनी तेज थी कि सभी सुन रह गए। उसके कुछ टुकड़े सीधे राजेंद्र जी के घुटने और पैरों पर जोर से जाकर लगी, जिससे उनकी चीख निकल गई। वही हाल में खड़े सभी लोग सुन हो गए। कियारा डर और गुस्से के मारे 2 कदम पीछे उछल गई और खरी खरी कांपने लगी। राधिका जी एकदम से बुत बनी नीचे जमीन को घूरे जा रही थी। राजेंद्र जी की आंखें में दर्द, शर्म, पछतावा और पता नहीं कैसे कैसे भाव उमड़ आए। हॉल में मौजूद सभी लोग एक पल के लिए एकदम से सूखे पत्ते की तरफ कांप गए। सबने अनामिका की तरफ डरते हुए देखा तो सबकी सस्से एक पल के लिए रुक से गई, क्योंकि वो बिल्कुल अलग लग रही थी, हद से ज्यादा खतरनाक। उसकी आग उंगलती नीली आंखें फिलहाल एक तक राजेंद्र जी को घुरे जा रहे थे। चांद जमीन पर अंडरस्कोप द फ्रस्ट्रेशन अंडरस्को। अब आगे अंडरस्को राठौर पैलेस। राजेंद्र जी ने एकदम से चीखते हुए अपनी नजरें सामने की तरफ की तो एक पल के लिए उन्हें लगा अंडरस्को कि उनके शरीर से उनकी रूह अलग हो जाएगी। उनके मुंह से आवाज तब बाहर नहीं आ रही थी। लिविंग हॉल का वातावरण एकदम ठंडा हो गया था, जो सब बखूबी महसूस कर सकते थे। तभी अनामिका की सर्द आवाज वहां गूंजी। उसने उन सभी दोगले दो मुंह वाले लोगों को देखा, जिन लोगों ने मिलकर उसे क्या से क्या बना दिया। उसका पूरा बचपन, इवन पूरा एक जन्म बर्बाद कर दिया इन दोगले लोगों ने। इतना तो कोई सांप भी जहरीले नहीं हुए होंगे जितना ये लोग थे। विशंभर जी, रागिनी, सिया, सभी की आंखें उसकी बात सुनकर नम हो गई और उन लोगों ने नफरत से राजेंद्र और राधिका, राघव को घूरा। सिया को तो घिन आ रही थी, कामिनी तो उसकी अपनी माँ थी ही नहीं और रंजीत से उसे कभी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो तो उसकी माँ को ही कुछ नहीं मानता था। तो उसे तो क्या ही मानेगा। वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि एक माँ कभी अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है। वो हमेशा अपनी माँ को याद करती थी। अगर उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा किया होता तो वो तो मर ही जाती। ये सब सोचकर उसे अनामिका के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसका दिल दर्द करने लगा। उसे इन लोगों से अब घिन होने लगी थी। राधिका तो बुत बनी एक जगह खड़ी थी। उसका दिमाग अनामिका की एक एक बात सुनकर ब्लैंक हो गया था। उनका दिल एकदम से जकड़ा हुआ महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने उसे आईना देखा दिया हो, सच का आईना। आंखों से आंसू बह रहे थे। लिविंग हॉल में मौत के जैसा सन्नाटा फैला हुआ था। वही रक्तंश की गहरी नजरें एक टक अनामिका को देख रही थी। उसके चेहरे के भी एक्सप्रेशन अनामिका की एक एक बात सुनकर बदल रहे थे। हैरानी तो थी, कुछ और भी था। क्या उसके परिवार वाले उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे? उसे याद आया कि बचपन में भी उसने कभी इन लोगों को अनामिका के पास कभी प्यार से बैठे नहीं देखा, जबकि वो तो इस घर की असली बेटी थी। क्या वो हमेशा तकलीफ में थी? उसने अचानक से अपना दिमाग झटका। उसे क्यों फर्क पड़ रहा है इस लड़की से? लेकिन न चाहते हुए भी उसकी नजरें अनामिका पर जा रही थी। तभी अंडरस्को अनामिका सीधे बाहर की तरफ जाने लगी। दादी माँ ने उसे रोकने के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन कह नहीं पाए। दादाजी ने उन्हें रोक दिया। वो जानते थे उनकी पोती अभी गुस्से में है। वही अनामिका राजेंद्र के थोड़ा आगे जाकर रुकी और सर्द आवाज में कहा, आयदा, याद रहे, मुझे अपनी डिसरिस्पेक्ट करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। और अगर मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी की तो अंडरस्को तो जमीन के अंदर अपनी कब्र खुद तैयार कर लेना। उनकी आवाज बिल्कुल जहरीली और गहरी थी, जैसे वो बोल नहीं रही हो बल्कि चेतावनी दे रही हो अंडरस्को। वो सीधे बिना किसी को देखे घर से बाहर निकल गई और बाहर निकलते के साथ ही वो एकदम से रुकी। अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वही लिविंग हॉल में अनामिका के जाने के बाद राजेंद्र अपने घुटनों पर गिर गया, जैसे उनके घुटनों में जान ही ना हो। उसके दिल में अनामिका की हर बात गहरी असर कर गई थी। जब अनामिका ने उसके जीते जी उसे मरा हुआ कह दिया, ऐसा लगा कि कुछ खो दिया उन्होंने। अंडरस्को उनके कंधे ढीले पड़ गए, जैसे जान ही ना हो। वही बाहर खड़ी अनामिका सीधे अपने कार में जाकर बैठी। गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर शेरा बैठा हुआ था। उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अनामिका का ऑरा अभी बेहद खतरनाक लग रहा था। वही अनामिका ने एक नज़र बाहर उस बड़े से राठौर मैंशन को देखा और देखते ही देखते उसके चेहरे पर बेहद अजीब से भाव आ गए।
बहुत कुछ चल रहा था उसके दिमाग में जिसे सिर्फ एक ही इंसान जान सकता था, और वो थी अंडरस्को खुद अनामिका। उनसे अपना ध्यान सामने किया और इसके साथ ही शेरा ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अनामिका ने अपना सर सीट से टिका दिया और आंखें बंद कर दी। कुछ सोचने लगी। ये सारा पूजा वाला नारियल वाला ड्रामा उसका ही किया धरा था। वो इन राठौर को एक पल भी शांति और सुकून की सांस नहीं लेने देने वाली थी। इन लोगों ने भी पल पल उसे तोड़ा था, और इतना तोड़ा जिसकी कोई हद नहीं थी। खैर अंडरस्को, पिछले बार भी ये हुआ था, लेकिन उस बार कियारा के जगह वो थी। और ये सब करने का एक सबसे बड़ा कारण था, वो अब भी छुपा हुआ था। फिलहाल उसे अपना गुस्सा और मूड दोनों ठीक करना था, जो करना बेहद जरूरी थे, और उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसे सुकून कहाँ मिलेगा। वही राठौर मेंशन में दादाजी ने राजेंद्र को ऐसे बेसुध पड़े देख गुस्से से तंज कसते हुए कहा। क्या हुआ राजेंद्र राठौर अंडरस्को? चौंक गए हो अपनी ही औलाद के मुंह से अपने लिए मारा हुआ सुनकर? अपने पिता के मुंह से अपना पूरा नाम सुनकर राजेंद्र जी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। ऐसा चौंको मत अंडरस्को राजेंद्र राठौर अंडरस्को, क्योंकि तुम बेटा कहलाने का हक कब का खो चुके हो। दूसरों का बाप बनते बनते तुमने खुद की बच्ची को अनाथ कर दिया। अब भुगतो अंडरस्को, क्योंकि तुम बेवकूफों को समझाना मेरे बस की बात नहीं रह गई है। अब तुम्हें वक्त खुद समझा देगा, कहकर उन्होंने मुंह फेर लिया। वही दादी माँ ने राधिका पर गुस्से से बिफरते हुए कहा, जो बुद्ध बनी आंसू बहा रही थी। अपना नाटक बंद करो अंडरस्को। राधिका बहू, लोग गलत कहते हैं कि माता कुमाता नहीं हो सकती। अरे मेरे घर में आकर देखे कैसे एक माँ अपनी ही औलाद के लिए कुमाता बन गई है। रहने दो रागिनी, इन सब को कहना बेकार है। अपने सास ससुर की कड़वी बातें सुन राधिका जी को बहुत बुरा लग रहा था। और कुमाता, ये शब्द एक माँ के लिए एक गाली से कम नहीं थे। ये शब्द उसके दिल के कहीं कोने में जाकर चुप गए थे। वही साइड में खड़ी सलिनी और मोहिनी और बाकी सबको भी उन लोगों की हालत देखकर बुरा लग रहा था। रक्तांश ने एक नज़र उन सब को देखा और वो सीधे बाहर चला गया। वहां उसे अजीब लग रहा था और उसे कुछ काम भी था। वही उसके पीछे पीछे अर्यांश और स्वारांश भी माहौल को भांपकर बाहर चले गए। वैसे भी कुछ दिन वो लोग यही रुकने वाले थे। रीतिका वही कियारा के पास खड़ी थी। वही सोनाली को तो इन सब का रोना बहुत इरिटेट कर रहा था। कियारा गुस्से से कांप रही थे। अनामिका ने बहुत अच्छी चाल चली थी। एक तरफ पूजा बर्बाद कर दें, दूसरे अपने लिए सबके दिल में अपने बातों से गिल्ट और पछतावा भर दिया। वो मन ही मन चीखिए अंडरस्को, लेकिन इसे आगे उसका दिमाग नहीं चला। वैसे भी अगर वो इतना ही दिमाग चला लेती तो अनामिका नहीं बन जाती, जो फिलहाल तो होना नामुमकिन था, क्योंकि अनामिका एक ही है और वही रहेगी। वही कियारा ने गौर से सबके चेहरे को देखा। सभी कहीं न कहीं अनामिका के बारे में सोच रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आया। ऊपर से रक्तांश भी चला गया था, जिसके अटेंशन के लिए उसने सुबह से प्रिपरेशन कर रखा था, सब बर्बाद हो गया, क्योंकि लाइमलाइट तो अनामिका ले गई। तभी अंडरस्को कियारा ने आगे बढ़कर रोते हुए कहा, दादाजी, दादी माँ, आप मॉम डैड को प्लीज ऐसा मत बोलिए। उनकी हालत देखिए, पहले ही दीदी की कड़वी बातें सुनकर उनकी हालत ठीक नहीं। कम से कम आप तो समझाइए दीदी को। मैं मानती हूँ वो मुझसे नफरत करती है, और करे भी क्यों ना, मैं तो हूँ ही मनहूस अनाथ। जो किस्मत से मॉम डैड जैसे नेक दिल इंसान ने मुझे सहारा दिया, प्यार दिया, वरना मुझ जैसी अनाथ और बेसहारा कहीं पड़ी होती अभी। लेकिन दीदी अगर मुझसे नफरत करती है तो वो मुझे सजा दे, लेकिन मॉम डैड को मुझे प्यार देने के लिए गलत ना कहे। अगर वो कहेंगी तो मैं यहाँ ये दूर चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज मेरे कारण आप लोग ऐसे मत लड़िए। कहकर वो फुट फुट कर रोने लगी, जैसे उसके जैसा दुखी और टूटी हुए कोई न हो। उनसे रोते हुए मन ही मन कहा, तुम्हें क्या लगा अनामिका, एक तुम ही अपनी बातों से सबको उलझा सकती हो। तुम चालाकी में मुझसे कभी जीत नहीं सकती अनामिका, कभी नहीं। मैं कभी तुम्हें तुम्हारी जगह लेने नहीं दूंगी। ये सब मेरा है। ये पैसा, रिश्ते, शोहरत और रक्तांश जी सब मेरे हैं। और तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे पास कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास सब है और हमेशा रहेगा। वो अपना सर झुकाए मुंह छुपाए रोने लगी। लेकिन तभी उसकी चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान ने जगह बना ली। वही उसकी कुटिल मुस्कान किसी और ने तो नहीं, पर विशंभर जी और आनंद जी और अंगिका जी और सिया ने बखूबी देख ली थी। अभी कोई कुछ कहता कि तभी रागिनी जी ने सख्त आवाज में कहा, सुनो लड़की, अपने घड़ियाली दिखाकर इन गधों को बताओ हमें नहीं है। तुम्हारे जैसे अपसगुनी और कलमुही लड़की को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हमने पहले भी कहा है और आज लास्ट बार कह रही हूँ, हमारी पोती अनामिका है, तुम नहीं समझी। ये जो तुम नाटक कर नहीं हो न करती रहा, और कुछ तो आता ही नहीं है तुम्हें। पता नहीं किसका गंदा खून है ये, जो हमारे खानदान में ग्रहण लगाने आए है।
रागिनी दादी ने एक बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। वही अपने लिए गंदा खून सुनकर कियारा का दिमाग ही खराब हो गया। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा उसके नकली आंसू से सिवाय उन दो बेवकूफों को छोड़कर। रागिनी दादी, विशंभर दादाजी, आनंद और अंगिका दादी और सिया सभी वहां से उन चारों को ऐसे ही छोड़कर चले गए। रात का वक्त। उसी पहरी पर एक बार फिर अनामिका बैठी थी। आसमान में चांद नहीं था, हर तरफ गहरा सन्नाटा और काली चादर आधे गहरा आसमान। अनामिका शाम से ही यही थी। वक्त का पता ही नहीं चला। बस वो और सामने फैला अंधेरा था। तभी उसके ठीक पीछे से एक आवाज आई जो हल्की गहरी और शरारती से भरी थी। उस शख्स ने हल्का गला साफ करते हुए शरारती अंदाज में कहा, आह मम क्या बात है, लगता है आज चांद आसमान से निकलकर यहाँ जमीन पर बैठा है। वही अनामिका ने जैसे ही ये आवाज सुनी उसने फ्रस्ट्रेट होकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, नॉट अंडरस्कोर अगेन। तो कैसा लगा गाइस पार्ट कमेंट में जरूर बीटे। आज के लिए इतना हाई गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून, टेक केयर, बाय।